हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ईड्यूट्री में। दोस्तों, आज हम भारतेंदु और उनकी कविता की संरचना शिल्प को पढ़ेंगे और समझेंगे। यह महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पे आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतेंदु और उनकी कविता के संरचना शिल्प की चर्चा कीजिए। तो आइए इस विषय को हम अच्छे से समझ लेते हैं, ताकि इस प्रकार के अगर प्रश्न हमारे एग्जाम में प्रश्न बनकर आए तो हम उसका उत्तर बहुत ही आसान शब्दों में आसानी से दे सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम संरचना शिल्प पर जब विचार करते हैं तो सर्वप्रथम इसमें हम भारतेंदु की भाषा जो है उसे देखते हैं। जब हम भाषा को देखते हैं तो भारतेंदु ने काव्य रचना के लिए सरल और जो सर्वसाधारण को आसानी से समझ में आ जाए तथा ब्रज भाषा का आसान शब्दों का प्रयोग किया। से चली आ रही भारी भरकम अर्थपूर्ण शब्दों का तथा कृत्रिम भाषा का उन्होंने प्रयोग किया। वह बिल्कुल ब्रज भाषा के साधारण भाषा का प्रयोग किया जो जनसाधारण में सामान्य रूप से प्रचलित था। उन्होंने काव्य की ब्रज भाषा का सरल रूप प्रस्तुत किया। इसमें हम देखें तो वह सर्वसाधारण बोधगम्य तथा उसका बहुत ही आसान रूप हमारे सामने प्रस्तुत किया, जिससे उनकी लेखन जो है सर्वसाधारण जो आम नागरिक थे उनके बीच भी प्रचलित हुई। इसके साथ ही देखिए तो वे स्थानीय शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। जैसे लोकगीतों में भारतेंदु ने स्थानीय, क्योंकि वो बनारस के थे, तो स्थानीय बनारसी शब्दों का भी उन्होंने प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया। भाषा को सर्वसाधारण के लिए बोधगम्य बनाने के लिए यह कार्य उन्होंने किया था। भारतेंदु के गीत जनसाधारण में लोकप्रिय हुए, इसका मुख्य कारण था भाषा का सामाजिक और प्रचलित रूप। इसी प्रकार हम देखें तो भारतेंदु काव्य पर जब हम दृष्टि डालते हैं तो इससे हमें स्पष्ट होता है कि भारतेंदु ने काव्य की भाषा को जन सामान्य से जोड़ने के लिए उर्दू, अंग्रेजी के हल्के फुल्के शब्द तथा स्थानीय शब्दों का सफल। साथ ही भारतेंदु और उनकी कविता के संरचना शिल्प में जो दूसरे मुख्य रूप से स्थान हम देखते हैं वह काव्य रूप का है। काव्य रूप के अंतर्गत उन्होंने वर्णनात्मक काव्य और विवरणात्मक काव्य की रचना की। वर्णनात्मक काव्य क्या था? जिसमें बिना कथा सूत्र के जो कुछ भी दृश्य होता था उसका वर्णन करते हुए काव्य की रचना की जाती थी। उसे वर्णनात्मक काव्य कहते थे। यानी कि कुछ देखा और उस पर उसके विषय में, उस घटना के विषय में वर्णन करना ही वर्णनात्मक काव्य था। भारतेंदु ने होली लीला, मधु मुकुल छंद, हिंडोला आदि वर्णनात्मक काव्य की रचनाएं की। विवरणात्मक काव्य क्या था? जिस रचना में कथा का लघु तथा क्षीण सूत्र वर्तमान हो और जिसमें किसी घटना का विवरण प्रस्तुत किया जाए उसे विवरणात्मक काव्य की संज्ञा दी जाती है। यानी कि किसी घटना को देखें और उसके बारे में विवरण प्रस्तुत करना विवरणात्मक काव्य की ही संज्ञा है। भारतेंदु की ऐसी रचनाएं हमें विजयिनी विजय, वैजयंती तथा भारत विरत एवं भारत भिक्षा में देखने को मिलती है। इसके साथ ही उन्होंने मुक्तक काव्यों की भी रचनाएं की। मुक्तक काव्य ऐसी रचनाएं थी जिनमें किसी प्रकार का बंधन नहीं रहता था, जिसका प्रत्येक छंद स्वतंत्र एवं काव्य आनंद देने के लिए पूर्ण होता था। भारतेंदु और उनकी कविता की जो संरचना शिल्प है उसके अगर तीसरे क्रम में हम देखें तो छंदो विधान का स्थान है, मुख्य स्थान है। छंदो विधान के अंतर्गत भारतेंदु ने अधिकांश प्रगीत मुक्तकों की रचना की। प्रगीत मुक्तक क्या थे इसे समझ लीजिए ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। प्रगीत मुक्तक ऐसी रचनाएं थी
जो प्राचीन जो भक्त परंपरा से जो गायन पद प्रणाली थी तथा दूसरी जो लोकगीत के रूप में थी जिसे गाया जा सकता था उसे प्रगीत मुक्तक कहते हैं। तो भारतेंदु ने अधिकांशतः प्रगीत मुक्तकों की रचना की। बंगला, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं के छंदों का प्रयोग उनके काव्य की विशेषता है। बंगला, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं के छंदों का प्रयोग उनके काव्य की विशेषता है। भारतेंदु ने काव्य रचना के लिए किसी मतवाद से अलग न होकर भावाभिव्यक्ति के अनुरूप ही छंदों का प्रयोग किया। इसके साथ ही रस का भी प्रमुख स्थान है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व में भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व में दो रूप स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, एक भक्त का, दूसरा कवि का। साथ ही देखें तो भारतेंदु वल्लभ संप्रदाय के वैष्णव भक्त थे, इसलिए विनय, आत्मसमर्पण एवं दैन्य संबंधी पदों की रचना उन्होंने किया है। भारतेंदु ने वीर रस की रचनाएं देशभक्ति से संबंधित कविताओं में की है। इसी क्रम में हम देखें तो भारतेंदु और उनकी कविता के संरचना शिल्प में अलंकार का भी महत्वपूर्ण स्थान है। तो आइए अलंकार को भी देख लेते हैं और समझ लेते हैं। भारतेंदु पूर्व रीति साहित्य के युग से थे। रीति काल के कवियों ने कविता को अलंकारों के भार से जनसामान्य के लिए इसे मुश्किल बना दिया था। जनसामान्य को वह संरचना आसानी से समझ में नहीं आती थी। चमत्कार प्रदर्शन के लिए अलंकारों का अनावश्यक प्रयोग होता था। भारतेंदु के आगमन के बाद काव्य की प्रवृत्ति से इस प्रकार की जो अनावश्यक अलंकारों का जो प्रयोग था उसे दूर किया गया। भारतेंदु सीधी सादी भाषा लिखने के पक्ष में थे। काव्य अलंकारों से वह काव्य को बोझिल नहीं बनाते थे। उनके काव्य में जहाँ भी अलंकार आए हैं वह सहज और सरल तथा स्वाभाविक है। तो यहाँ हम आज भारतेंदु और उनकी कविता के संरचना शिल्प को पढ़े और समझे हैं। उम्मीद है आपको भी समझ में आ गया होगा। तो कुछ खास नहीं है। अगर हम इसमें देखें तो भारतेंदु और उनकी कविता कि यह संरचना शिल्प के विषय पे अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो इसमें प्रमुख स्थान संरचना शिल्प में भारतेंदु द्वारा प्रयोग किया गया भाषा है। तो हमने भाषा को भी समझ लिया है। दूसरा काव्य रूप है, काव्य रूप को भी समझ लिया है, जिसमें वर्णात्मक काव्य, विवरणात्मक काव्य हमने पढ़ा है। साथ ही मुक्तक काव्य क्या है इसे भी हमने समझ लिया है। इसके अलावा छंदो विधान उसे भी हमने पढ़ा और समझा है। इसके साथ ही हम देखें तो हमने रस को भी समझा और भारतेंदु द्वारा प्रयोग किए जाने वाले हल्के तथा साधारण और समझ में आने वाले अलंकारों और स्वाभाविकतः जो अलंकार प्रयुक्त होते हैं उनका ही प्रयोग उनके द्वारा किया गया ताकि उनकी रचना जन सामान्य तक आसानी से पहुंच सके। तो यह उनकी संरचना शिल्प की विशेषता थी। तो इसे 1 से 2 बार आप देखिए, बहुत ही आसानी से आप इसे समझ जाएंगे और इसमें बनने वाले प्रश्नों के उत्तर भी आप दे पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।